हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू एलिवेट कोचिंग। आई लव यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स मिनरल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मिनरल्स का टॉपिक। तो मिनरल्स के टॉपिक में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी, और जो बाकी बची हुई चीज़ें थी आज की क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग वाटर को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 6 न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग लाइव आ जाएं फ्रेंड्स, फिर हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे। रेनू यादव, वंदना चौधरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग मिनरल्स, कल मिनरल्स में हम लोगों ने निकिल तक का जो है क्लास डिस्कस कर लिया था इसके पहले की क्लास में। आज कुछ मिनरल्स बचे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वाटर पर डिस्कस करेंगे। किस पर? वाटर पर। तो निकिल के बाद जो हमारा बचा हुआ मिनरल्स था, कुछ हमारे बचे हुए हैं, जैसे आपका कैडमियम है, बेनेडियम है, तांबा है, जस्ता है और कोबाल्ट है। ये सारी चीजें, ये कुछ इंपॉर्टेंस आपके हैं जो मिनरल्स हैं। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग वाटर पर आते हैं। चलिए, तो सभी लोग लाइव जुड़ जाए फ्रेंड्स, फिर हम लोग यहाँ पे क्लास को डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोग निकिल पढ़ चुके थे, निकिल के बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला मिनरल्स आएगा वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा वेनेडियम होगा। क्या? वेनेडियम। वेनेडियम होगा। तो अब वेनेडियम में हमको ये देखना है कि अगर ये वेनेडियम को हम देखते हैं, किसको? वेनेडियम को जो है देखते हैं, तो ये हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है? तो ये हमारा लघुमात्रिक न्यूट्रिएंट्स है। कौन सा है फ्रेंड्स? लघुमात्रिक न्यूट्रिएंट्स है। उसके साथ साथ ये जो होता है, क्या होता है? लघुमात्रिक होने के साथ साथ ये हमारे शरीर में इसकी बहुत सूक्ष्म आवश्यकता होती है, क्योंकि ये किस पदार्थ की श्रेणी में आता है? तो ये हमारा इनऑर्गेनिक होता है। क्या? इनऑर्गेनिक होता है, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में आता है। तो ये जो वेनेडियम होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये वेनेडियम जो होता है फ्रेंड्स, ये जो पशु होते हैं, एनिमल, क्या पशुओं प्लस ह्यूमन बॉडी में, मनुष्यों के कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स? तो उनके टिश्यूज में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो उनके टिश्यूज में पाया जाता है। ये जो हमारा क्या होता है? वेनेडियम होता है। और ये क्या होता है? ये जो होता है वेनेडियम जो होता है, ये दांतों के, किसमें? दांतों के सड़न में इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है। क्या करता है फ्रेंड्स? तो ये दांतों के सड़न में जो होता है, वेनेडियम जो होता है, दांतों के सड़न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? वेनेडियम जो होता है फ्रेंड्स, ये दांतों के सड़न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो एनिमल और ह्यूमन टिश्यूज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो इसके टिश्यूज में पाया जाता है। वही बात आती है वेनेडियम की। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना जो है वेनेडियम उपस्थित रहता है? तो अगर हम बात करेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, जो, या कह सकते हैं वयस्क व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति के शरीर में 10 से 12, कितना? 10 से 12 मिलीग्राम जो होता है वेनेडियम, क्या होता है फ्रेंड्स? उपस्थित होता है। कितना? 10 से 12। और ये क्या होता है? जिसका क्या होता है? 10 से 12 जो 10 से 12 मिलीग्राम यहाँ पे हमने आपको बताया, 10 से 12 मिलीग्राम, ये किसमें? ये वयस्क व्यक्ति के शरीर में। किसके? वयस्क। तो जब ये वयस्क व्यक्ति के शरीर में इतना उपस्थित होता है, तो वयस्क व्यक्ति के शरीर में उपस्थित होने के साथ साथ ये जो होता है फ्रेंड्स, क्या ये जो होता है, अधिकांश भाग इसका किसमें होता है?
तो अधिकांश भाग जो होता है अस्थियों में, क्या इसका जो अधिकांश भाग होता है अधिकांश भाग अस्थियों, दांतों प्लस किस में होता है फ्रेंड्स, तो वसीय ऊतकों में होता है। किस में होता है, वसीय ऊतकों में होता है। उसका जो अधिकांश भाग उपस्थित होता है तो वो दांतों में होता है, दांतों के साथ साथ वसीय जो टिश्यूज होते हैं उसमें होता है, और जो आपके अस्थियों में विद्यमान रहता है। अगर इसके हम वर्ग को देखते हैं, क्या बेनेडियम के अगर हम किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके वर्ग की बात करेंगे, यानी कि कार्य की बात करेंगे, तो इसका जो कार्य होता है ये क्या होता है, ये दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। किसके स्वास्थ्य के लिए फ्रेंड्स, तो ये जो वेनेडियम होता है ये दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। किसके, दांतों के दांतों के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक होता है। दांतों के स्वास्थ्य के आवश्यक होने के साथ साथ ये क्या होता है, जो एनामेल वाला भाग होता है और डेंटिन वाले भाग में, किसमें, दांतों के, किसके, तो आप बताएंगे दांतों के, दांतों के एनामेल और प्लस डेंटिन, किसमें, एनामेल प्लस डेंटिन वाले भाग में क्या होता है फ्रेंड्स, उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, एनामेल और डेंटिन वाले भाग में ये उपस्थित होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ जो बेनेडियम होता है, बेनेडियम का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो वेनेडियम, बेनेडियम शरीर में कोलेस्ट्रॉल को, किसको फ्रेंड्स, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्या करता है, कम करता है। तो ये बेनेडियम के मुख्य दो कार्य थे। एक तो ये हमारे दांतों के जो टीथ होता है उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ये हमारे दांत का जो एनामेल वाला भाग होता है और जो डेंटिन वाला भाग होता है दोनों में क्या होता है, उपस्थित रहता है। उसके साथ साथ ये हमारे शरीर में किसको, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारा क्या रहा फ्रेंड्स, ये हमारा वेनेडियम रहा। अब उसके साथ जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा होगा कैडमियम। तो कैडमियम क्या है इसको भी देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स। कैडमियम क्या देखना हम लोग को, कैडमियम देखना है। तो जो यहाँ पे कैडमियम होता है, अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है फ्रेंड्स उसमें कितना होता है, तो उसमें 30 मिलीग्राम जो होता है कैडमियम जो होता है वो क्या होता है, विद्यमान होता है। कितना मिलीग्राम, तो 30 मिलीग्राम कैडमियम जो है विद्यमान रहता है। और जिसमें से क्या होता है, जिसमें से 10 मिलीग्राम किसमें होता है, गुर्दे में होता है। तो गुर्दे में कितना कैडमियम होता है, तो आपका 10 मिलीग्राम जो होता है। और जो आपका लीवर होता है फ्रेंड्स, क्या लीवर होता है, तो लीवर में जो है 4 मिलीग्राम कैडमियम होता है। और बाकी जो शेष बचा होता है क्या होता है, जो बाकी शेष बचा होता है फ्रेंड्स वो किस में पाया जाता है, तो बाकी जो शेष होता है वो ऊतकों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो इतना होता है शेष जो कैडमियम होता है वो कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स, तो वो ऊतकों में पाया जाता है। किसमें, ऊतकों में। तो अगर आपसे ये पूछता है जो कैडमियम होता है, कैडमियम एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना कैडमियम विद्यमान होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 30 मिलीग्राम विद्यमान होता है। ये विभिन्न भागों में अलग अलग विभक्त होता है। गुर्दे में 10 मिलीग्राम, लीवर में 4 और शेष अन्य ऊतकों में पाया जा रहा।
लेकिन एक चीज और ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो क्या होता है नवजात शिशु होता है उसके शरीर में क्या होता है या उसके गुर्दे में, यहाँ पे वयस्क व्यक्ति के गुर्दे में तो कैडमियम पाया जा रहा, लेकिन नवजात शिशु के गुर्दे में कैडमियम की उपस्थिति नहीं होती है। किसमें? तो आप बताएंगे कि यहाँ पे नवजात शिशु के गुर्दे में कैडमियम जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, तो नवजात शिशु के गुर्दे में कैडमियम उपस्थित नहीं होता है। क्या? कैडमियम उपस्थित नहीं होता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये गुर्दे में जमा होने लगता है। क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर में जो होता है किसकी मात्रा जमा होने लगती है फ्रेंड्स, तो उसके शरीर में कैडमियम की मात्रा जमा होने लगती है। कैसे? तो आप बताएंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में जमा होने लगता है। तो जमा होने लगता है क्या फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे कि कैडमियम। क्या? कैडमियम। तो वो जमा होने लगता है किसमें? उसके शरीर में। और उसके साथ साथ जो होता है इसके कमी के अगर लक्षण देखा जाता है फ्रेंड्स, तो इसके कमी के लक्षण नहीं पाए गए हैं। क्या? इसके कमी के जो लक्षण होते हैं वो अभी तक ह्यूमन बॉडी में नहीं पाए हैं। अगर वहीं पे हम देखते हैं क्या होता है, इसकी अधिकता होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? अगर इसकी अधिकता होती है तो रक्त दाब बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे कि कमी के लक्षण अभी तक नहीं पाए गए, नहीं पाए गए। नेक्स्ट, अधिकता होने पर क्या होने पर, तो आप बताएंगे अधिकता होने पर होने पर अधिकता होने पर रक्त दाब जो होता है, रक्त दाब बढ़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? रक्त दाब बढ़ जाता है। और जो हमारे शरीर में क्या होता है, जो कैडमियम उपस्थित होता है, क्या कैडमियम उपस्थित होता है, तो उसका निष्कासन किसके साथ होता है, तो अब यहाँ तो अधिकता हो रही है तो क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और उसके साथ साथ ये क्या होता है, यूरिन के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। निकल जाता है। ये हमारे कैडमियम की विशेषता रही। किसकी विशेषता रही फ्रेंड्स? कैडमियम की विशेषता रही है ये। चलिए, नेहा राय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स। क्या सभी लोग का मोस्ट, बाकी बच्चे जो लोग लाइव नहीं जुड़े हैं वो लोग भी लाइव जुड़ जाएं। क्या वो लोग भी लाइव जुड़ जाएं। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या, एक तो हमने वेनेडियम देखा, वेनेडियम के साथ साथ क्या देखा, कैडमियम देखा। कैडमियम को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके साथ साथ हम लोग मॉलिब्डेनम देखेंगे। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? मॉलिब्डेनम। क्या? मॉलिब्डेनम। तो जो आपके मॉलिब्डेनम होता है, अब मॉलिब्डेनम आपका क्या है, तो मॉलिब्डेनम जो होता है यह भी क्या होता है,
यह भी जो हमारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण मिनरल्स है, आवश्यक एक है, क्या आवश्यक मिनरल्स में से एक है, आवश्यक मिनरल्स में से एक है। तो अब जब ये एक है तो अगर हम देखते हैं यह क्या होता है, इसकी भी हमारे शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में क्या होती है फ्रेंड्स, आवश्यकता होती है। और जब अति सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है तो ये सभी क्या होते हैं, सभी पौधों, जानवरों एवं मनुष्यों के किस में पाया जाता है, टिशूज में पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, सभी पौधों में भी विद्यमान होता है, सभी पौधों प्लस जानवरों मनुष्यों, क्या मनुष्यों, तो ये सभी किसमें, उनके ऊतकों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ऊतकों में पाया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें भी पाया जाता है, उसके साथ साथ पौधों के साथ साथ जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, टिश्यूज में पाया जाता है। और यकृत, और क्या होती है यकृत, अगर हम देखते हैं यकृत एवं जो क्या होता है, गुर्दा होता है, उसमें क्या होता है, इस मिनरल्स की क्या होती है, अधिकता रहती है। तो यहाँ पे जो आपका मॉलिब्डेनम है, क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम है इसकी क्या होती है, यकृत यानी कि लीवर प्लस आपके किडनी, गुर्दे में इस मिनरल्स की अधिकता रहता है। तो किसमें, तो ये अधिक मात्रा में फ्रेंड्स कहाँ पर पाया जा रहा है, तो ये अधिक मात्रा में लीवर में और उसके साथ साथ गुर्दे में, किसमें, गुर्दे में इस मिनरल्स की क्या होती है फ्रेंड्स, अधिकता होती है। तो अब अगर हम इसके वर्क की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, वर्क की बात करते हैं, यानी कि कार्य की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, कार्य की बात करते हैं। तो इसका शरीर में क्या वर्क है, यानी कि क्या कार्य है फ्रेंड्स, ये चीज हम देखेंगे। तो ये क्या होता है, ये जो दांतों का सड़न होता है, क्या दांतों के सड़न को रोकने में क्या करता है, फ्लोरीन के साथ सूक्ष्म मात्रा में, किसमें, तो आप बताएंगे कि दांतों के सड़न में फ्लोरीन के साथ अति सूक्ष्म मात्रा में, क्या उसी मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में मॉलिब्डेनम भी क्या होता है फ्रेंड, तो ये भी आपका आवश्यक होता है, क्या होता है, ये भी आपका आवश्यक होता है। ये इसके किस में आ रहा है, ये इसके वर्क में आ रहा। और ये नाइट्रोजन, क्या जो नाइट्रोजन रोकने वाले क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन रोकने वाले जीवाणु होते हैं, क्या जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं को क्या रोकने वाले, क्या उन जीवाणुओं को रोकने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, क्या जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको रोकने के लिए या उनकी जो वृद्धि होती है, वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक, जो उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसको रोकने में क्या होता है, जो हमारा मॉलिब्डेनम होता है वो इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। तो जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणुओं को यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसके कार्य में ही लिखेंगे हम लोग,
तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका है नाइट्रोजन को क्या, जो नाइट्रोजन को क्या होता है, नाइट्रोजन को रोकने वाले क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। किसको रोकने वाले, नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणु यहाँ पे रहेगा, नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणु। क्या होता है, नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणुओं की वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। वृद्धि के लिए आवश्यक होता, उसके साथ साथ ये कई एंजाइम के निर्माण में भी इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो होता है कई एंजाइम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, कई एंजाइम्स के निर्माण को रोकने में यह क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है तो वो क्या करते हैं, वो आपके कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम जो होते हैं जैसे हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे एल्डिहाइड होते हैं, क्या एल्डिहाइड होते हैं, ऑक्सीडेज होते हैं, जैसे एंजाइम की बात की जा रही, जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ऑक्सीडेज, जैंथीन, जैंथीन, उसके साथ साथ फ्लेवोप्रोटीन, कौन प्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन आदि के निर्माण में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो फ्लेवोप्रोटीन होता है या ऑक्सीडेज होता है या फिर जेंथीन होता है या फिर आपका एल्डिहाइड होता है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रोटीन के लिए ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंस होता है। क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। कितनी प्रकार की प्रोटीन के लिए, तो 4 प्रकार के निर्माण एंजाइम्स का निर्माण कर रहा है आपका, कौन कर रहा है, तो आपका मॉलिबेडनम कर रहा है। कौन कर रहा है, मॉलिबेडनम कर रहा। रही बात इसके शोषण और संग्रह की, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका जो हमारे शरीर में क्या होता है फ्रेंड्स, शोषण होता है। क्या होता है, शोषण होता है। तो जो मॉलिबेडनम होता है उसके शोषण की बात की है, तो जो क्या होता है, आहार द्वारा ग्रहण किया गया, क्या जो पूरा का पूरा आपका मॉलिबेडनम होता है उसका हमारे शरीर में कितना प्रतिशत अवशोषित हो जाता है, तो उसका हमारे शरीर में लगभग आपके कितना, तो 50 से 70% अवशोषित हो जाता है। कितना प्रतिशत फ्रेंड्स, तो 50 से 70% जो होता है भाग अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। और इतना भाग जब अवशोषित हो जाता है तो अवशोषित भाग का जो अवशोषित मॉलिबेडनम होता है उसका आधा भाग जो होता है यूरिन, क्या अब ये जो अवशोषित होता है उसके बाद अवशोषित मॉलिबेडनम का आधा भाग यूरिन के माध्यम से
शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जब शरीर से बाहर इतना भाग निकल जाता है तो क्या होता है, ये जो होता है इतना भाग जो है हमारे शरीर में जो अवशोषित होता है, अब पूरा का पूरा भाग जो होता है इसको हमारे शरीर में नहीं लग पाता है, बल्कि आपका 50 से 70% भाग अवशोषित कर लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। लेकिन इसका जो आधा भाग होता है, क्या इसका आधा भाग होता है वो क्या होता है, वो हमारे शरीर को, क्या हमारे शरीर में जो है यूरिन के माध्यम से विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने मॉलिबेडनम को भी कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। तो सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं अगर क्लियर हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि मिनरल्स हम लोग को सभी पढ़ने हैं। क्या मिनरल्स हम लोग को सभी पढ़ने। अब ये जो है फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्या करना, जो हमारा तांबा होता है, क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा तांबा है, अब तांबा जो है ये इंपॉर्टेंस मिनरल्स है। क्या ये जो हमारा है इंपॉर्टेंस मिनरल है। तो शरीर के क्या होते हैं सभी ऊतकों में, क्या जो टिश्यूज होते हैं हमारे, उसमें बहुत अल्प मात्रा में तांबा जो होता है उपस्थित होता है। क्या शरीर के सभी ऊतकों में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो होता है शरीर के सभी ऊतकों में अल्प मात्रा में विद्यमान, क्या शरीर के सभी ऊतकों में, कैसे, तो आप बताएंगे कि ये अल्प मात्रा में विद्यमान होता है। और एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में, क्या एक वयस्क व्यक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में, तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना तांबा विद्यमान होता है फ्रेंड, तो वो जो होता है 100 से 500 मिलीग्राम तांबा क्या होता है विद्यमान होता है। कितना, 100 से 500 मिलीग्राम जो तांबा होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो विद्यमान होता है। इतना तांबा क्या होता है फ्रेंड्स विद्यमान रहता है। और अगर हम देखते हैं रक्त की उपस्थिति में तांबा जो होता है, क्या होता है, रक्त की उपस्थिति में तांबा जो होता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ मिलकर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रक्त की उपस्थिति में तांबा, क्या रक्त की उपस्थिति में तांबा जो होता है वो किसके साथ मिलेगा, तो ये जो है तांबा प्रोटीन के साथ मिलकर किसके साथ मिलकर, प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका, हीमो, क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन के जो यहाँ पे निर्माण कर रहा प्रोटीन का, अब ये हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है, क्या आरबीसी होता है उसमें विद्यमान रहता है। तो ये जो हमारा तांबा होता है आरबीसी में किस रूप में विद्यमान रहता है, तो जो तांबा होता है वो हमारे आरबीसी में किसमें
जो तांबा होता है आरबीसी में किसके रूप में विद्यमान रहता है? तो जो तांबा होता है फ्रेंड्स, क्या तांबा, जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स में हीमोक्यूप्रिन के रूप में, किसके रूप में फ्रेंड्स? तो आप बताएंगे कि ये हीमोक्यूप्रिन के रूप में विद्यमान रहता है। किसके रूप में? तो आपसे अगर ये पूछता है कि जो तांबा होता है वो आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पल्स होता है उसमें किस रूप में विद्यमान होता है? तो रेड ब्लड कार्पल्स में तांबा जो होता है, क्या, जो हीमोक्यूप्रिन के रूप में विद्यमान रहता है। किसके रूप में? हीमोक्यूप्रिन के रूप में विद्यमान रहता है। और जो क्या होता है, सेरुलोप्लाज्मिन होता है, क्या, सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है। क्या, तो ये तांबा जो होता है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, जो ये क्या होता है, तांबा होता है सेरुलो प्लाज्मिन के रूप में, प्लाज्मिन के रूप में किसमें विद्यमान रहता है? तो ये प्लाज्मा में विद्यमान रहता है। किसमें? प्लाज्मा में विद्यमान रहता है। ये आपका टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कैसे क्वेश्चन बनता है? तो जो आपका रेड ब्लड कार्पल्स होता है उसमें तांबा की उपस्थिति होती है। तो आपको अब रेड ब्लड कार्पल्स में आपको ऑप्शन में दे दिया हीमोक्यूप्रिन, क्या, हीमोक्यूप्रिन दे दिया, आपका सेरुलोप्लाज्मिन दे दिया, क्या, न्यूक्लिक दे दिया, क्या, न्यूक्लिक दे दिया। लास्ट ऑप्शन जो देगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको टिक करेंगे? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर हीमोक्यूप्रिन हो जाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपका होता है कि जो आपका क्या होता है, प्लाज्मा में तांबे की उपस्थिति होती है, किस रूप में होती है? तो आप बताएंगे सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में तांबे की उपस्थिति किसमें होती है? प्लाज्मा में होती है। तो अब उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर अगर इसके वर्ग की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? इसके वर्ग की बात करेंगे, यानी कि कार्य की बात करेंगे। इसके जो तांबे का वर्ग होता है अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो ये जो तांबा होता है, क्या होता है, जो तांबा होता है ये शरीर में क्या होता है, जो लोहे के अवशोषण, क्या होता है, लोहे के जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, क्या, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसमें सहायता करता है। तो इसके एब्जॉर्बेशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस दोनों में क्या करने का काम करता है? इसमें हेल्प करने का काम कौन कर रहा है? तो आप बताएंगे उसमें हेल्प करने का काम आपका तांबा करता है। कौन करता है? तांबा करता है। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लेंगे, शरीर में तांबा, शरीर में तांबा लोहे के अवशोषण एवं चयापचय में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। तो ये किसके, इसके चयापचय में जो है सहायक होता है। और जब इसके चयापचय में सहायक होता है फ्रेंड्स, तो जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी इसकी इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। किसकी? तांबा जो होता है इसका जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जो रेड ब्लड कार्पल्स होता है, क्या, उसमें एक प्रकार की चमक लिए होता है। क्या? एक प्रकार की चमक लिए होता है। जब वो एक प्रकार की चमक लिए हुए होता है तो वो किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे कि वो किसके कारण होता है? वो जो चमक होता है वो आपके तांबे के कारण होता है। आरबीसी में जो एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है
तो कहीं ना कहीं वो चमक क्या होती है, ब्लड की शुद्धता को क्या करती है, इंगित करती है। क्या करती है, ब्लड जो होता है उसकी शुद्धता को इंगित करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो होता है तांबा जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या ये हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। उसके साथ साथ ये जो होता है किसका होता है, ये जो फैटी एसिड के अवशोषण में भी सहायक होता है। किसके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, फैटी एसिड के अवशोषण में सहायक होता है। क्या, फैटी एसिड के जो अवशोषण होता है उसमें सहायक होता, और क्या करता है, और ये जो विटामिन सी की ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तो विटामिन सी की ऑक्सीकरण क्रिया में क्या करता है, क्रिया में सहायक होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विटामिन सी के ऑक्सीकरण क्रिया में सहायक, किस में सहायक, क्रिया में सहायक, क्रिया में सहायक। नेक्स्ट ये जो होता है क्या होता है, टायरोसिन होता है, और एमिनो एसिड, क्या, एमिनो एसिड को क्या है, मेलेनिन जो रंग वर्णक कर होते हैं उसमें क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो किसको, ये जो होता है टायरोसिन, टायरोसिन प्लस आपका एमिनो एसिड प्लस जो आपका होता है एमिनो एसिड के क्या होते हैं, एमिनो एसिड के मिलेनिन जो रंग कण होता है उसमें क्या करता है, तो उसके मिलेनिन रंग कण में ऑक्सीकृत कर देता है एसिड को, मिलेनिन, क्या, इसके जो मिलेनिन होता है, मिलेनिन में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है, उसमें ऑक्सीकृत कर देता है। ये क्या थे, ये उसके वर्ग थे। अब अगर हम देखते हैं इसके कमी के प्रभाव, क्या करते हैं, अगर इसके कमी के प्रभाव देखते हैं तो कमी का जो इसका प्रभाव होगा फ्रेंड्स, कमी का प्रभाव, तो कमी का प्रभाव क्या होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। एक कमी का प्रभाव, तो अगर शरीर में इसकी कमी होती है तो क्या होती है, रक्त अल्पता होने की संभावना बढ़ जाती है। किसके, रक्त अल्पता होने की तो रक्त अल्पता होने की जो क्या होती है फ्रेंड्स, संभावना होती है वो बढ़ जाती है। किसकी, रक्त अल्पता होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि लोहे के अवशोषण में बाधा उत्पन्न होता है। अगर इसकी कमी होती है तो लोहे के अवशोषण में बाधा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होता है। क्या, लोहे के अवशोषण में जो होता है बाधा उत्पन्न होता है, और जब बाधा उत्पन्न होता है तो तांबे की कमी से क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स का क्या होता है, विकास नहीं हो पाता है। क्या, तांबे की कमी से जो होता है, इसकी कमी से, इसकी कमी से
अस्थियों का विकास नहीं हो पाता है। क्या होता है? अस्थियों का विकास नहीं हो पाता, और जब विकास नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ये जो हमारे अस्थि संस्थान होते हैं, तो जब विकास नहीं हो पाता तो अस्थि संस्थान में, किसमें, अस्थि संस्थान में क्या गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी? क्या उत्पन्न हो जाएगी? गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, व्यक्ति को जो होगा ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। किसको? व्यक्ति को। तो ये क्या था, ये जो हमारा था, ये जो था हमारा, यहाँ पे हमने वर्ग को देखा, यहाँ पर हमने कमी को देखा। तो इसमें कुछ कमी और बची हुई है जो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो क्या होता है, अगर तांबे की कमी होती है तो क्या होता है, तांबे की अगर कमी होती है तो इसमें इंटरनल हीमोरेगिक की स्थिति देखने को मिलती है। क्या होती है? इंटरनल हीमोरेगिक देखने की स्थिति मिलती है। तो जब इंटरनल हेमोरेगिक का मतलब आंतरिक रक्तस्राव, क्या आंतरिक रक्तस्राव की स्थिति भी देखने को मिलती है। आंतरिक रक्तस्राव के साथ साथ क्या होता है, धमनियां और जो क्या होती हैं, शिराओं की नलियां होती हैं, वो क्या होती हैं, फट जाती हैं। तो तांबे की कमी में आपको इंटरनल हीमोरेगिक की स्थिति भी देखने को मिलती है। किसमें? तो आप बताएंगे तांबे की कमी से इंटरनल हीमोरेगिक की स्थिति देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। और जो क्या होती हैं, रक्त धमनियां होती हैं, प्लस फट जाती हैं। क्या होती हैं? फट जाती हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है किसमें फ्रेंड्स? तो तांबे में। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हुआ? एक लास्ट और आपका बचा हुआ है, क्या बचा हुआ? कोबाल्ट, सॉरी जस्ता। जस्ते को भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि जिंक को देख लेते हैं। किसको? उसके बाद कोबाल्ट बचा हुआ है हमारा। 24 मिनरल से जो होगा वो कंप्लीट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 24 मिनरल से जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक सबका क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ओके। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, जिंक को देखेंगे। किसको देखेंगे? जिंक को देखेंगे। जिंक, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को जस्ता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जस्ता के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होता है, जस्ता भी जो है बहुत कम मात्रा में, किसमें? जानवरों में। किसमें? बहुत कम मात्रा में
बहुत कम मात्रा में जो क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो जानवर के कहाँ पर पाया जाता है, ये उनके यकृत में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। उसके साथ साथ कहाँ पर पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। तो किस में, लीवर में, लीवर प्लस बोन्स, बोन्स प्लस आपके क्या होता है, प्लस आपके ब्लड। क्या, जानवरों के ब्लड में ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है, आप बताएंगे, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। किसमें, तो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। और ये क्या करता है, ये जो जिंक होता है यानी कि जस्ता होता है, ये शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। तो जो आपका जस्ता होता है, क्या, जो जस्ता होता है, यहाँ से लिखते हैं, ये सब आपका जहां से व्हाइट है जस्ता का, ठीक। तो जो जस्ता होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है उसमें सहायक होता है। तो और उसके साथ साथ ये क्या होता है, प्रजनन अंगों के क्या होता है, सुचारू रूप से कार्य करने में भी सहायक होता है। किसमें, तो ये प्रजनन अंगों के, प्रजनन अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक। क्या होता है, प्रजनन अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने में भी आपका क्या होता है, जो जस्ता होता है वो सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। उसके साथ साथ एक स्वस्थ व्यक्ति के अगर हम देखते हैं जो जस्ते उसके शरीर में, तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो होती है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 140 से 230, कितना, अगर हम जस्ते की उपस्थिति देखते हैं तो 140 से 230 मिलीग्राम क्या होता है, जस्ता जो होता है वो उपस्थित होता है। क्या, जस्ता जो होता है, जिंक जो होता है वो उपस्थित होता है किसके, एक स्वस्थ। और इसका जो आधा भाग होता है, क्या होता है, इसका जो आधा भाग होता है जस्ता का, वो कहाँ पर उपस्थित होता है, तो जस्ता का जो आधा भाग होता है 80 से 90% जो होता है वो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है, क्या होती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जस्ता का आधा भाग कितना, लगभग आपका 80 से 90%, कितना, 80 से 90% जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसके साथ साथ, उस ग्रंथि के साथ साथ त्वचा एवं अस्थियों में क्या होता है, उपस्थित रहता है। किसमें, त्वचा, त्वचा प्लस अस्थियों में अस्थियों में, त्वचा तथा अस्थियों में उपस्थित रहता है। अब आपसे, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो क्या होती है, जस्ते की उपस्थिति होती है, तो वो कितनी होती है फ्रेंड्स, तो वो 140 से 230 मिलीग्राम होती है। तो जस्ते का लगभग कितना भाग, लगभग आधा भाग, 80 से 90% भाग जो होता है वो आपकी कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। उसके साथ साथ त्वचा होता है और उसके साथ साथ बोन्स होता है। क्या होता है, त्वचा होता है, बोन्स होता है, उसमें उपस्थित रहता है। क्या होता है, उसमें उपस्थित रहता है। और जो आपका 10 से 20% भाग और कहाँ पे उपस्थित रहता है फ्रेंड्स, तो जो 10 से 20% भाग होता है, ठीक, कितना, 10 से 20% जो भाग होता है फ्रेंड्स वो किसमें होता है,
तो वो वृक्क होता है, प्लीहा होता है, और उसके साथ साथ पेशियों एवं अग्नाशय में। किसमें? वृक्क में, प्लीहा प्लस पेशियों प्लस अग्नाशय में उपस्थित होता है। क्या होता है? अग्नाशय जो होता है उसमें उपस्थित रहता है। तो ये क्या होती है? ये जो होता है हमारे शरीर में किसकी उपस्थिति को दर्शा रहा है? तो हमारे शरीर में ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो ये तांबे की उपस्थिति को दर्शाता है। किसके? तांबे की उपस्थिति को। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके वर्क की फ्रेंड्स। किसके? इसके तांबा जो है इसके वर्क की यानी कि कार्य की। तो इसके फंक्शंस को भी हम लोग देखेंगे। किसको देखेंगे? इसके फंक्शंस को देखेंगे। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है? यह नलिका ग्रंथियों के स्राव की क्रियाशीलता के लिए क्या है? आवश्यक होता है। किसके? तो आप बताएंगे नलिका ग्रंथियों के स्राव के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? उसके स्राव के लिए आवश्यक होता है। तो किसके? नलिका ग्रंथियों के स्राव के लिए आवश्यक होता है। विशेषकर क्या होता है? जो क्लोम ग्रंथि से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन बनने में सहायक होता है। तो किसके? विशेषकर क्लोम ग्रंथि से क्लोम विशेषकर क्लोम ग्रंथि से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन के बनने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। क्या इंसुलिन हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स उसके बनने में सहायक होता है। अस्थि जो होती है, जो हमारा बोन्स होता है, उसके सामान्य वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है। किसके? तो बोन्स के जो है वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे विकास में सहायक। क्या फ्रेंड्स? विकास में सहायक। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा? घाव भरने में सहायक। क्या इसके वर्क जो है ये क्या होता है? ये घाव भरने में भी सहायक होता है। और जो होता है इसके और भी वर्क है। तो और जो इसके कार्य होते हैं, क्या जो हमारा जस्ता होता है यानी कि जिंक होता है, ये क्या होता है? ये जो मस्तिष्क के क्या होते हैं? विकास में भी सहायक होता है। तो ये ब्रेन के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है? मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। तो मस्तिष्क के विकास में सहायक होने के साथ साथ ये जो क्या होते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। क्या? विभिन्न एंजाइम की
क्या विभिन्न एंजाइम्स जो होती है उसकी क्रियाशीलता के लिए ये आवश्यक होते हैं, क्या आवश्यक होते हैं, क्योंकि उसके क्रियाशील बनाए रखने में ये क्या होता है, जो जिंक होता है इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है। क्या करता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता। और उसके साथ साथ ये जो होता है, ये क्या होता है, जो मासिक धर्म होता है उसको नियंत्रित करने में भी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। किसको, मासिक धर्म के करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है फ्रेंड्स, भूमिका निभाता है। तो इतने सारे जो रहे वो क्या रहे, ये इसके जो जिंक हुआ यानी कि जस्ता हुआ, इसके सब फंक्शंस रहे, क्या ये सभी इसके कार्य रहे। तो जस्ता जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है खासकर टीजीटी के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है ये ब्लड से रिलेट करता है। किससे रिलेट कर रहा है, ब्लड से रिलेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, क्या यहाँ से ज्यादा है। तो अगर इसकी कमी का प्रभाव हम देखते हैं तो इसकी जो कमी होता है, इसकी कमी का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी से मिल रहा है। किससे, कमी का प्रभाव जो होता है, क्योंकि ये विटामिन से रिलेट कर रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। तो अब इसकी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है, घाव देरी से भरते हैं। देरी से भरते हैं, क्या अगर किसी प्रकार की चोट लग गई, क्या किसी प्रकार की चोट लग गई या कहीं पर फोड़ा फुंसी ऐसा कुछ हुआ है तो वो जो घाव होते हैं वो और ज्यादा फैल जाते हैं, भरने के बजाय और ज्यादा वो क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के साथ साथ जो डेवलपमेंट होता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में कमी आ जाती है। किसमें, तो ये जो फ्रेंड्स आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि प्लस विकास, दोनों में क्या होगी फ्रेंड्स, दोनों में कमी हो जाएगी। क्या, दोनों, अगर इसकी शरीर में कमी हुई, किसकी कमी हुई, जिंक की, तो दोनों में कमी हो जाती है। उसके साथ साथ कमी होने के साथ साथ क्या होती है, जो बाढ़वार होती है, क्या शरीर में जो बाढ़वार होती है उसमें भी कमी आ जाती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, बौना हो जाता है। क्या, जिससे व्यक्ति में, तो बाढ़वार में भी कमी देखने को मिलती है। और जब इसमें कमी होती है तो जिससे क्या हो जाता है, जिससे व्यक्ति बौना हो जाता है। क्या हो जाता है, जिससे व्यक्ति जो होता है वो बौना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है घाव देरी से भरे, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट दोनों प्रभावित हो रहा है। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों प्रभावित होता है तो क्या होता है, जो बाढ़वार होता है शरीर का वो क्या होता है, वो रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति में क्या होता है, बौनापन आ जाता है। क्या आ जाता है, बौनापन आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से चलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो अब क्या होता है, प्रजनन अंग जो होते हैं उसका विकास क्या होगा, अगर जस्ते की कमी हुई शरीर में तो क्या होगा, प्रजनन जो अंग होते हैं, प्रजनन अंगों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। क्या होता है, ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। किसका, तो प्रजनन अंगों का जो विकास होता है फ्रेंड्स वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। और क्या होती है, जिससे व्यक्ति में लैंगिक अक्षमता हो जाती है। क्या हो जाती है, जिससे व्यक्ति में लैंगिक अक्षमता
उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? जिससे व्यक्ति जो होता है उसमें क्या होती है फ्रेंड्स, लैंगिक अक्षमता जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो जब लैंगिक अक्षमता उत्पन्न हो जाती है तो क्या होती है, जो संतानोत्पत्ति होती है उसमें क्या पाई जाती है, उसमें असफलता पाई जाती है। क्या होती है फ्रेंड्स, तो संतानोत्पत्ति में क्या पाई जाएगी फ्रेंड्स, तो उसमें असफलता पाई जाती है। असफलता पाई जाती है। क्या है, उसमें जो है असफलता पाई जाती है। तो ये हमारा क्या रहा, जिंक जो रहा, जिंक की कमी के प्रभाव रहे। किसके कमी के, जिंक के। अगर इसकी अधिकता होती है, क्या, अगर इसकी अधिकता होती है तो ये क्या होता है, ये स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा फ्रेंड्स, तो ये जो होता है अगर अधिकता हुई तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या, किसकी बात की जा रही है, तो अधिकता की। किसकी बात की जा रही है, अधिकता की। तो अगर इसकी अधिकता होती है फ्रेंड्स तो ये क्या होता है, ये जो हमारा स्वास्थ्य होता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किसके लिए, तो ये जो स्वास्थ्य होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और जो है तांबे के क्या होता है, तांबा का जो शोषण होता है, तांबे के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। किसके, तो तांबे के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। क्या, तांबे के अवशोषण में जो ये होता है बाधा उत्पन्न होता है। और जो क्या होता है, तांबा और लोहा मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की भी क्रिया नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन निर्माण में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। किसमें, तो हीमोग्लोबिन निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, बाधा उत्पन्न होती है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण भी नहीं हो पाता। और क्या होता है, इसकी कमी से क्या होने, इसकी कमी होने से कहीं ना कहीं क्या होता है, जो लैंगिक वृद्धि होती है, लैंगिक वृद्धि में भी कमी देखने को मिलती है। किसमें फ्रेंड्स, तो लैंगिक वृद्धि में, लैंगिक वृद्धि में कमी देखने को मिलती है। क्या, लैंगिक वृद्धि जो होती है, लैंगिक वृद्धि में क्या होता है, कमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है फ्रेंड्स, कमी देखने को। तो ये जो हमारा था वो क्या था, वो हमारा जस्ता था। क्या, इस अभी हम लोग क्या पढ़े, जस्ते को पढ़े। किसको, जस्ते को। अब लास्ट हमारा एक और बचता है, सॉरी, विल्सन और मेनिकी रोग होता है। हाँ, कहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वो तो जो आपका विल्सन और, नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए, इसमें, इस वाले पेज में,
अच्छा, हम सोचे कि मतलब हमसे हुआ है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है क्या? कोई मिस्टेक नहीं हुआ है? क्योंकि आज टॉपिक को खत्म करना है, वाटर को भी कंप्लीट कर लेना है। क्या? वाटर को भी कंप्लीट कर लेना है। तो जितनी जल्दी हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने का समय पाएंगे। क्या पाएंगे? रिवीजन करने का समय पाएंगे। ठीक, ओके, कोई नहीं, जाने दीजिए। बाकी सब ओके है ना? अब जो हमारा बचा हुआ है फ्रेंड्स, एक और लास्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। हम लोगों ने 24 मिनरल्स जो थे वो क्या है, कंप्लीट कर लिए। क्या जितने हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे यहाँ पे सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट एक और बचा हुआ है हमारा। क्या बचा हुआ फ्रेंड्स? कोबाल्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? कोबाल्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? कोबाल्ट बचा हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है, जो कोबाल्ट बचा हुआ है फ्रेंड्स, ये क्या होता है हमारे शरीर में। क्या जो हमारा शरीर होता है, तो शरीर में कहाँ कहाँ पर कोबाल्ट की उपस्थिति होती है? तो जो लीवर होता है, लीवर के साथ साथ किडनी होता है और टिश्यूज होता है। क्या? टिश्यूज जो होता है उसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट के अगर उपस्थिति की बात करेंगे तो हमारे लीवर में होगा। लीवर के साथ साथ किडनी जो होगा, गुर्दा होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, टिश्यू यानी कि ऊतकों में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट जो है उपस्थित रहता है। इसका अधिकांश भाग जो होता है कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका अधिकांश भाग जो होता है वो किसमें होता है? तो विटामिन B12 में होता है। किसमें होता है? इसका अधिकांश भाग जो होता है वो कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसके वर्क को देखेंगे, यानी कि इसके कार्य को देखेंगे। किसके? जस्ते के, सॉरी, कोबाल्ट के कार्य को देखेंगे। तो कोबाल्ट का जो वर्क होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये जो हमारा आरबीसी होता है, क्या? आरबीसी के संश्लेषण में सहायक। किसमें सहायक? तो ये आरबीसी के संश्लेषण में सहायक होता है। आरबीसी के संश्लेषण में सहायक होने के साथ साथ श्वसन क्रिया की जो क्या होता है, श्वसन क्रिया की ऑक्सीजन को क्या करता है, रक्त में मिलाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन को रक्त में मिलाने में क्या होता है फ्रेंड्स? रक्त में मिलाने में सहायक होता है। उसके बाद कोबाल्ट की उपस्थिति जो होता है वो क्या होता है? कोबाल्ट की उपस्थिति में लोहे का अवशोषण बढ़ जाता है। किसकी उपस्थिति में? कोबाल्ट की उपस्थिति में लोहे का अवशोषण अवशोषण बढ़ जाता है। क्या होता है? कोबाल्ट की उपस्थिति अगर होती है तो किसका अवशोषण बढ़ जाता है फ्रेंड्स? तो जो लोहा होता है उसका अवशोषण बढ़ जाता है। और ये क्या होता है, ये कोबाल्ट जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए
आवश्यक होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये क्या होता है? जो मिनरल्स होता है, क्या मिनरल्स होता है, तो ये हीमोग्लोबिन यानी कि जो कोबाल्ट होता है, ये हीमोग्लोबिन में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है। किस में विद्यमान होता है फ्रेंड्स? तो ये उसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है, और ये हीमोग्लोबिन के क्या होता है? निर्माण में इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वो एनीमिया जो होता है, क्या एनीमिया जो होता है उसका शिकार नहीं होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? उसका शिकार नहीं होता है। तो क्या, और जो कोबाल्ट होता है, ये जो हमारे छोटी आंत होती है, क्या छोटी आंत में विटामिन B12, क्या विटामिन B12 के संश्लेषण में भी सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? तो जो कोबाल्ट होता है छोटी आंत में विटामिन B12, क्या यानी कि साइनोकोबालेमिन के संश्लेषण में कैसा होता है फ्रेंड्स? तो उसके संश्लेषण में ये सहायक होता है। किसके? तो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। इसकी अगर शरीर में कमी होती है, क्या अगर इसकी शरीर में कमी होती है, तो विटामिन B12 जो होता है उसका क्या होता है? उसका अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? और जब उसका अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति परनीशियस नामक एनीमिया जो होता है उससे ग्रसित हो जाता है। किससे? तो व्यक्ति जो होता है वो परनीशियस नामक एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसका शोषण जो होता है शरीर में नहीं हो पाता है। किसका शोषण? कोबाल्ट का। तो उसका शोषण जब शरीर में नहीं हो पाता, तो व्यक्ति जो होता है एनीमिया नाम परनीशियस, कौन सी? परनीशियस नामक एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। कोबाल्ट जो होता है ये क्या होता है? ये सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। किसमें? सभी भोज्य पदार्थों में। कोबाल्ट जो होता है ये किसमें होता है फ्रेंड्स? तो ये सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। क्या होता है? ये सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। तो सभी लोग का क्लियर हो गया होगा। क्या सभी लोग का क्लियर हो गया? अगर कोबाल्ट की क्या है सोर्स की बात करते हैं, तो ये सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता। अब मिनरल्स अगर हो फ्रेंड्स, क्या मिनरल्स अगर हो, आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, क्या नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे वाटर का। क्या वाटर का? क्योंकि शुक्रवार से आप लोग का 1 घंटे न्यूट्रिशन चलेगा, 1 घंटे आपका टेक्सटाइल चलेगा। क्या 1 घंटे आपका न्यूट्रिशन चलेगा और 1 घंटे टेक्सटाइल चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लास्ट न्यूट्रिएंट्स जो हमारा है वो क्या है? लास्ट न्यूट्रिएंट्स जो हमारा है फ्रेंड्स वो क्या है? वो हमारा वाटर है। क्या है? वाटर है। अब इसको हम लोग देखेंगे वाटर को। अब ये जो हमारा है फ्रेंड्स वो क्या है? ये वाटर है। तो अब हम लोग वाटर को देखेंगे यहाँ पे। तो जल की हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज भी हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका टीजीटी में आता है। क्या यहाँ से भी टीजीटी में क्वेश्चन आता है? तो फटाफट से इसको हम लोग देख लेते हैं। जो क्या होता है? जल होता है। क्या जो वाटर होता है ये शरीर का क्या होता है? ये शरीर का जो होता है सबसे बड़ा घटक होता है। क्या सबसे बड़ा घटक अगर क्या होता है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा घटक और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस घटक जो होता है वो किसका होता है? वो जो होता है वो जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। तो शरीर के अगर हम कुल भार की देखते हैं तो लगभग कितना? तो लगभग 60 से 70% जो होता है वो किसका होता है? जल का होता है।
तो ये भी आपके टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। क्या हुआ है फ्रेंड्स, ये भी आपके टीजीटी में आ चुका है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिएगा आप लोग। फिर उसके बाद जो क्या होते हैं, नरम ऊतक होते हैं। नरम ऊतकों में क्या होती है, जल की जो मात्रा होती है वो कितना होती है, वो 70 से 80% तक होती है। क्या 70 से 80% तक होती है। उसके साथ साथ अस्थियों एवं दांतों में, किसमें, अस्थियों एवं दांतों में 20% तक क्या होता है, जल जो होता है वो उपस्थित रहता है। कितने प्रतिशत तक, 20% तक जल जो होता है वो उपस्थित रहता है। किसमें, बोन्स में। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं शरीर में जो उपस्थित जल का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो हमारे शरीर के जो क्या होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, उसमें अलग अलग मात्रा में क्या होती है, जल की उपस्थिति होती है। क्या, अलग अलग मात्रा में जल की उपस्थिति होती है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो जल की उपस्थिति है फ्रेंड्स, वो क्या है, जो अंतःकोशीय द्रव्य होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो अंतःकोशीय द्रव्य होता है, जो अंतःकोशीय द्रव्य होता है, तो अंतःकोशीय द्रव्य में कितना जल विद्यमान होता है, क्या होता है, कितना जल विद्यमान होता है, जो कि क्या, कितना जल जो होता है, वाटर जो होता है वो विद्यमान होता है। ये चीज हम लोग को देखना है। तो अंतःकोशीय में अगर हम देखते हैं द्रव्य जो होता है उसमें 50% वाटर की प्रेजेंस होती है। और जो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, बाह्य कोशिकीय द्रव्य होता है, उसमें कितना, तो उसमें 17% क्या होता है, जल जो होता है वो विद्यमान होता है। क्या, जल जो होता है विद्यमान होता है। जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें कितना होता है, तो रक्त प्लाज्मा में कितना होता है, 4% जल विद्यमान रहता है। कितना प्रतिशत, 4%। उसके बाद जो हमारा लसिका द्रव्य होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, लसिका द्रव्य होता है। लसिका द्रव्य में 7% होता है। और जो हमारा टिश्यूज होता है, क्या, टिश्यूज जो उसका लिक्विड होता है उसमें 6% जल विद्यमान रहता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। क्या, एक हमारे शरीर में जल की जो उपस्थिति होती है वो कितना होती है फ्रेंड्स, तो हमारे शरीर में जल की जो उपस्थिति होती है वो कितने % होती है, तो हमारे शरीर में जल की उपस्थिति जो होती है वो कितने % होती है, तो हमारे शरीर में जल की उपस्थिति कितना, 60 से 70%। कितना, 60 से 70% होती है। और शरीर में क्या होता है, उपस्थित जल का अगर विभाजन देखते हैं तो किस प्रकार से किया गया है, तो शरीर में उपस्थित जल का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जल प्राप्ति के साधन। तो जल प्राप्ति के साधन अगर हम देखते हैं तो तरल भोज्य पदार्थों में क्या होता है, क्या होता है, जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तरल भोज्य पदार्थों में जो हमारा फ्रॉम लिक्विड फूड क्या होता है, स्टूप होता है। तो वो उसमें क्या होता है, जो हमारा ये चावल है, क्या, जैसे चावल हुआ, मिल्क हुआ, छाछ हुआ, सब्जी हुई। क्या, चावल हुआ, चावल के साथ मिल्क, छाछ, सब्जियों, सूप हुआ। चावल का जो क्या होता है, पानी होता है फलों का। अब ये तरल भोज्य पदार्थों में यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2021 में आए हुए थे। क्या, 2021 में आए हुए थे, इसलिए आपका वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब तरल भोज्य पदार्थों में देख लीजिए, आपका चावल हुआ, दूध हुआ, छाछ हुआ। क्या, दूध हुआ, छाछ हुआ, और उसके साथ साथ यहाँ पे सब्जियों का सूप हुआ। क्या, सब्जियों का सूप हुआ, चावल का पानी हुआ, फलों का रस हुआ, लस्सी हुआ, शिकंजी हुआ, दाल का पानी, कॉफी, नारियल। क्या, कॉफी, नारियल का पानी। और उसके साथ साथ जो इसमें क्या होते हैं, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें जो क्या होता है, लिम्का होता है, कोको कोला होता है, थम्स अप होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ अंश जो होता है वाटर का इसमें होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ अंश जो होता है इसमें वाटर का होता है। तो ये सभी हमारे किस भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, ये सभी जो होते हैं फ्रेंड्स वो किस में आते हैं, तो ये सभी जो होते हैं हमारे तरल भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, लिक्विड फूड के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्या, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो हमारे ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं। तो ठोस भोज्य पदार्थों में भी क्या होती है, जल की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है,
जल की मात्रा पाई जाती है। जैसे अंडे में क्या होता है, अंडे में 75% क्या होता है, वाटर होता है। फल व सब्जियों में 75 से 80% होता है। अनाज में जो होता है 8 से 20% जल होता है। क्या होता है, 20% जल होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो यहाँ पे ठोस भोज्य पदार्थ में जल की अगर मात्रा पाई जा रही है, ठोस भोज्य पदार्थों से, तो कितने परसेंट पाई जा रही है, ये चीज हम लोगों ने देखा। भोज्य पदार्थों में जल की जो मात्रा पाई जाती है, तो अगर आप यज्ञ लेते हैं तो लगभग इसमें 75% जो होता है किसका होता है फ्रेंड्स, तो वाटर का होता है। फलों और सब्जियों में अगर देखते हैं तो 75 से 85% किसका होता है, वाटर की उपस्थिति होती है। अनाज में भी आपके लगभग 20% तक क्या होती है, जल की मात्रा पाई जा रही है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा इसमें क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा जो हमारा है, क्या तीसरा, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। क्या ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा, तो जो आपका बाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया है, किसकी, रिडक्शन की। तो इसमें क्या होता है, शरीर में जो कार्बोज होता है, कार्बोज के साथ साथ वसा होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन ऑक्सीकरण द्वारा क्या करता है, शरीर में जो है जल उत्पन्न करता है। क्या करता है, शरीर में जल उत्पन्न होता है। और क्या होता है, भोजन के पाचन व अवशोषण के बाद क्या होता है, भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद जब क्या होता है, जब चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म होता है तब क्या होती है, जल की जो कुछ मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, जल की जो मात्रा होती है, कुछ मात्रा उत्पन्न होती है। तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, शरीर में चयापचय की जो क्या होता है, चयापचय की जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, किसकी, चयापचय की जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, उससे भी क्या होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्रेस, अब जो है जब मेटाबॉलिज्म, क्या जो हमारी मेटाबॉलिज्म की क्रिया हमारे शरीर में संपन्न होती है, तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपन्न होने में भी किसकी, तो वहां पर भी जल होता है, क्या, वाटर होता है। यह चयापचयी जो क्या होता है, जल, जो आपका मेटाबॉलिक वाटर होता है वो क्या कहलाता है, ये जो मेटाबॉलिक वाटर के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, मेटाबॉलिक वाटर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर एक व्यक्ति की बात करते हैं तो अपने शरीर की क्या होती है, जो चयापचयी क्रियाओं से 300 से 400 क्या, 300 से 400 क्या होता है, ग्राम तक क्या होता है, वाटर प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है फ्रेंड्स, क्या करना है, ये देखना है, अगर 1 ग्राम कार्बोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या 1 ग्राम कार्बोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमारे शरीर को कितना वाटर प्राप्त हो रहा है, तो हमारे शरीर को 0.6 ग्राम क्या होता है, वाटर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा से क्या होता है, वसा के ऑक्सीकरण से क्या होता है, 1.07 क्या होता है, ग्राम जो होता है जल प्राप्त होता है। कितना होता है, इतना ग्राम जल प्राप्त होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितना होता है, 0.41 ग्राम क्या होता है, वाटर की प्राप्ति होती है, यानी कि जल की प्राप्ति होती है। तो ये जब क्या होता है, आपके भोजन का शरीर में ऑक्सीकरण होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो उस दौरान जो है, ऑक्सीकरण के दौरान हमारे शरीर को कुछ न कुछ मात्रा में किसकी प्राप्ति होती है, तो आप बताएंगे कि कुछ न कुछ मात्रा में वाटर की प्राप्ति होती है, यानी कि जल की प्राप्ति होती है। तो हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती है, जैसे हमने बताया आपको, कौन सी क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया, किसकी क्रिया फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म की क्रिया। तो मेटाबॉलिज्म क्रिया के दौरान भी क्या होता है, हमारे शरीर में वाटर प्राप्त होता है। और अगर यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उस दौरान भी क्या होता है, जल प्राप्त होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है सभी लोग को, ठीक। किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक। कहीं पर कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को ये देखना है, यहाँ पर ये देखना है, शरीर से जल का निष्कासन अगर हो रहा है, क्या, शरीर से अगर जल का निष्कासन हो रहा है, तो मुख्यतः वो किसके द्वारा, किडनी,
क्या किडनी और त्वचा के माध्यम से होता है। अब देखिए त्वचा के माध्यम से होने का मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर में हम रहेंगे उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर से क्या होता है, जल का निष्कासन होता है। अब त्वचा से निष्कासन होने का मतलब किसके माध्यम से, पसीने के माध्यम से निकल रहा है। क्या पसीने के माध्यम से, और किडनी के माध्यम से जो निकल रहा है तो वो हमारे शरीर से क्या, यूरिन के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित हो रहा तो होता है। कुछ मात्रा में जो क्या होता है, जल का निष्कासन जो होता है मल और आंसू और उसके साथ साथ सलाइवा के माध्यम से भी होता है। किसके माध्यम से, सलाइवा। तो आपको ये ध्यान रखना है हमारे शरीर से जल का निष्कासन किन किन माध्यम से हो रहा है। क्या हमारे शरीर से जल का निष्कासन तो त्वचा के माध्यम से, किडनी के माध्यम से, आंसू के माध्यम से, सलाइवा के साथ माध्यम से या फिर मल के माध्यम से निष्कासन हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, अब गुर्दे के द्वारा जो यहाँ पे जल का निष्कासन हो रहा फ्रेंड, वो कैसे हो रहा है ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो शरीर से क्या होता है, जल का निष्कासन गुर्दे अनेक किडनी से होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोज कितना होता है, 180 लीटर जल क्या होता है, फिल्टर किया जाता है। कितना, 180 लीटर जल जो होता है वो फिल्टर किया जाता है, जिससे क्या होता है 99% क्या, 99% जल फिर से क्या होता है, रक्त द्वारा शोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा, रक्त द्वारा जो होता है लगभग 99 यानी कि 99% जो जल होता है वो क्या किया जाता है, फिर शोषित कर लिया जाता है। और क्या होता है, शेष जो होता है यूरिन के माध्यम से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके माध्यम से, तो जो और बाकी बचा हुआ होता है वो किसके माध्यम से निकलता है, तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसमें जो हमारा किडनी का प्रोसेस है, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में लगभग 180 लीटर जो क्या होता है, गुर्दे के द्वारा वाटर को फिल्टर किया जाता है। और जब गुर्दे के द्वारा वाटर को फिल्टर किया जाता है तो 99% भाग जो होता है हमारे शरीर जो होता है क्या, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है यानी कि अवशोषित कर लेता है। सिर्फ ओनली कितना, 1% भाग जो होता है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके माध्यम से, तो यूरिन के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, त्वचा से जो जल का निष्कासन होता है वो निरंतर होता रहता है। साधारण परिस्थितियों में क्या होता है, साधारण रूप से क्या, साधारण रूप से यानी कि 500 मिलीलीटर जो होता है प्रति घंटा, क्या मिलीलीटर प्रति घंटा के हिसाब से निकलता है। और विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में अगर हम देखते हैं किसके माध्यम से, तो पसीने के माध्यम से। किसके, पसीने के माध्यम से अधिकतम मात्रा जो होगी वो कितनी हो जाती है, तो वो 2500 मिलीग्राम प्रति घंटा हो जाती है। कितना, 25। इस समय देखिए थोड़ा सा भी वो होता है, निरंतर क्या होता है, शरीर से पसीना निकलता रहता है। क्या होता है, शरीर से पसीना निकलता रहता है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, आपका लगभग 2500 मिलीलीटर जो होता है प्रति घंटा जल यहाँ पर हो रहा। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जो हमारी बड़ी आंत द्वारा होता है जल का उत्सर्जन क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो किसके द्वारा जल का उत्सर्जन हमारे शरीर में जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो किसके द्वारा, तो आंत के माध्यम से जो होता है, सॉरी बड़ी आंत के माध्यम से जल का जो हो उत्सर्जन वो क्या होता है, न्यून मात्रा में होता है। नेक्स्ट जो होता है मल से, क्या मल से जो होता है 100 ml, क्या 100 ml पर डे जल का उत्सर्जन होता है। किसके माध्यम से, मल के माध्यम से 100 ml पर डे क्या होता है फ्रेंड्स, जल का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन, तो आप बताएंगे जल का उत्सर्जन। नेक्स्ट देखेंगे, फेफड़े के द्वारा जल का उत्सर्जन जो होता है, क्या जल का उत्सर्जन किसके, ये भी देखिए आपको इंपॉर्टेंट लाइन है। फेफड़े के द्वारा जल का उत्सर्जन जो होता है जल वाष्प द्वारा, तो क्या होता है, जो आपका वाटर वापर होता है उसके रूप में क्या होता है, होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जल का जो है उत्सर्जन जो होता है वो कहाँ पर, किस अंग में जो होता है जल वाष्प द्वारा होता है, तो आप बताएंगे किस में, तो आप बताएंगे फेफड़े में। किस में बताएंगे फ्रेंड्स, फेफड़े में। नेक्स्ट उसके बाद सामान्य व्यक्तियों के शरीर में क्या होता है, सामान्य परिस्थितियों में कितना, 300 मिलीलीटर जल जो होता है वो क्या होता है रोज
तो सामान्य व्यक्ति में, सामान्य परिस्थितियों में 300 मिलीलीटर जो होता है वो जल हर दिन निकलता रहता है। क्या हर दिन निकलता रहता है। और यहाँ किसके रूप में, तो आंसू के रूप में यौम क्या होता है, जो नाक के माध्यम से यहाँ पर निकलता रहता है। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आपका है, जल का निष्कासन जो लैक्टेटिक मदर होती है, क्या जल का निष्कासन जो लैक्टेटिक मदर होती है उसके शरीर से किस रूप में हो रहा है, तो उसके शरीर से जो होता है जल का निष्कासन फ्रेंड्स किसके माध्यम से होता है, तो मिल्क के, क्या मिल्क के। और एक पॉइंट यहाँ पर और जान लीजिए, क्या एक पॉइंट और जान लीजिए कि जो है मिल्क निर्माण में, लैक्टेटिक मदर के शरीर में मिल्क निर्माण में इम्पॉर्टेंस भूमिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे मिल्क निर्माण में, किसमें निर्माण में इम्पॉर्टेंस भूमिका किसकी होती है, तो वो आयोडीन की होती है। किसकी होती है फ्रेंड्स, आयोडीन की होती है। इम्पॉर्टेंस भूमिका जो होती है वो किसकी होती है फ्रेंड्स, आयोडीन की होती है। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे जल के कार्य, क्या जल के कार्य, तो आपके फंक्शंस ऑफ वाटर, क्या फंक्शंस ऑफ वाटर, तो जल के वर्ग को हम लोग देख लेते हैं। ये किसके रूप में कार्य कर रहा है, एज सॉल्वेंट के रूप में, यानी कि घोलक के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे जल जो होता है क्या उत्कृष्ट प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, घोलक है। क्या घोलक होता है, जल कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्या है रासायनिक क्रियाओं को किसके रूप में, घोलक के रूप में कार्य करता है। और जब घोलक के रूप में कार्य करता है तो जाहिर सी बात है पोषक तत्वों में घुलकर, किसमें, पोषक तत्वों में घुलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। किसमें पहुंचाया जाता है फ्रेंड्स, विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अब जो भोजन के पाचन के बाद जो क्या होता है, अवशोषण भी होता है। क्या अवशोषण भी तरल द्रव्य के रूप में होता है। और जो आपकी क्या होती है, ब्लड होती है, उसके साथ साथ लसिका द्रव्य में मिलकर यह क्या करता है, यह कोशिका तक पहुंचाता है। क्या कोशिका तक पहुंचाता है। और जल के माध्यम से ही क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म, क्या मेटाबॉलिज्म केमिकल प्रोसेस होता है, तो वो क्या होता है, वो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। फिर ये जो क्या होती है चयापचय की क्रिया, यानी कि जो आपकी केमिकल प्रोसेस होती है उसके द्वारा संपन्न की जाती है। तो ये केमिकल प्रोसेस किसके माध्यम से संपन्न की जाती है, तो आप बताएंगे किसके माध्यम से, वाटर के माध्यम से। अब पाचन, पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, चयापचय हुआ। इसके बाद जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, निरुपयोगी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, इसके बाद जो हमारे शरीर में निरुपयोगी पदार्थ होते हैं, तो वो निरुपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो रक्त प्लाज्मा द्वारा, किसके द्वारा, ये निरुपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो किसके द्वारा, रक्त प्लाज्मा द्वारा सोख कर किसमें, फेफड़े गुर्दे में पहुंचाए जाते हैं। किसमें पहुंचाए जाते हैं, फेफड़े और गुर्दे जो होते हैं उसमें पहुंचाए जाते हैं। तो जो है फेफड़े और गुर्दे में जब पहुंचाए जाते हैं तो शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। जहां से क्या होता है, फेफड़े गुर्दे में जब जल को पहुंचाया जाता है तो वहां से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और रक्त में लगभग आपका कितना होता है, तो रक्त में 80 से 90% जल होता है। ये भी टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। रक्त में कितने प्रतिशत वाटर होता है, तो रक्त जो होता है फ्रेंड उसमें कितने प्रतिशत, तो 80 से 90% तक क्या होता है, जल होता है। ठीक, सभी लोग का क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या होता है, ये शारीरिक तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक। तो अब शारीरिक तापमान मतलब हमारे शरीर के जो क्या होते, एक अंग से दूसरे अंग तक संवाहित, क्या संवाहित होता रहता है, कितने, एक अंग से जो है दूसरे अंग तक संवाहित होता रहता है। जल जो होती है वो क्या होती है, शरीर की ऊष्मा को क्या करता है, शोषित कर पूरे शरीर में बराबर बराबर भागों में क्या करता है, वितरित करता है। जल शरीर की जो भीतरी गर्मी होती है, गर्मी को किसके रूप में, पसीने के रूप में निकालता है। क्या करता है, गर्मी को पसीने के रूप में निकालता है। अब जो है जब पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है तो अब क्या होता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर का क्या होता है, हमारे शरीर का क्या सामान्य तापमान जो होता है, तो सामान्य तापमान को बनाए रखने में किसकी इम्पोर्टेंस भूमिका होती है, तो सामान्य तापमान को बनाए रखने में वाटर की जो क्या होती है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस भूमिका होती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर
जितनी भी गर्मी होती है, क्या जितनी भी गर्मी होती है उसको किसके माध्यम से निकालता है, तो उसको क्या पसीने के माध्यम से निकाल कर क्या करता है, जो शरीर का तापमान होता है उसको बैलेंस में करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। और जो होता है दिनों में क्या होता है हमारे शरीर में, तो किसके दिनों में, गर्मी के दिनों में लगभग 25% भाग जो होता है किसका, वाटर का। तो गर्मी के दिनों में लगभग 25% भाग वाटर का जो होता है वो किसके माध्यम से निकलता है, तो वो आपका 25% गर्मी में जो है पसीने के माध्यम से जल का निष्कासन होता है। शरीर ठंडा रहता है, शरीर का तापमान बढ़ने नहीं पाता है। क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ने नहीं पाता। नेक्स्ट जो वाटर होता है, ये शरीर के क्या होते हैं, जितने भी कोमल अंग होते हैं उसको बाह्य चोटों से, आघात एवं दुर्घटना, धक्का आदि से क्या करता है, सुरक्षा करता है। और शरीर के सभी कोमल अंगों के चारों ओर क्या होता है, 2 परतों के मध्य जल जो होता है वो भरा रहता है। कितने परतों के, तो शरीर के चारों ओर जो होता है कितने परतों, आप बताएंगे 2 परतों के मध्य में वाटर जो होता है वो भरा रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, आपका क्या हार्ट हुआ, या आपके फेफड़े हुए, लंग्स हुआ, या आपका ब्रेन हुआ, या फिर आपका मेरुरज्जु हुआ, क्या या आपका मेरुरज्जु हुआ। तो इन सब जगहों पे जो वाटर की उपस्थिति होती है वो कैसे होती है, तो इन सब जगहों पर वाटर की उपस्थिति जो होती है वो किसके रूप में होती है, तो ये 2 परतों के मध्य में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसमें विद्यमान होते हैं, 2 परतों के मध्य में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट, शरीर निर्माण का कार्य। मानव शरीर की अगर हम देखते हैं लघुतम इकाई जो होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, तो लघुतम इकाई जो होती है वो सेल होती है। क्या होती है, वो सेल होती है, जो क्या होती है, पूरे शरीर का निर्माण होती है। तो इस सेल के निर्माण के लिए किसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो इस सेल के निर्माण के लिए जल जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, स्नेहक के रूप में। क्या स्नेहक के रूप में, तो ये जो क्या होता है, जो हमारे शरीर में नाजुक आंतरिक अंगों के, क्या नाजुक आंतरिक अंगों के चारों ओर जल उसे क्या करता है, बाह्य आघातों से बचाता है। उसी प्रकार संधियों के चारों ओर क्या होता है, ऊतकों में जल भरा रहता है। किसके चारों ओर, संधियों के चारों ओर जो होता है ऊतकों में जल भरा रहता है। यह जल इन संधियों को क्या करता है, यह जल जो होता है इन संधियों को नम बनाता है। और जल के कारण जो रक्त वाहिनी होती है, क्या रक्त वाहिनियों तथा कोशिकाओं के बीच क्या होता है, आवागमन आसान रहता है। अंगों को मोड़ते घुमाते समय क्या होता है, संधियों में घर्षण नहीं होता है। किसमें घर्षण नहीं होता, तो संधियां जो होती हैं उसमें घर्षण नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट आपका है जो शारीरिक तरल के माध्यम के रूप में, तो शारीरिक तरल के माध्यम के रूप में ये क्या होता है, यूरिन होता है, पसीना होता है, रक्त होता है, उसके साथ साथ पाचक रस होता है। क्या पाचक रस होता है, अमाशयिक रस होता है, सलाइवा होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जो आंसू होते हैं और पित्त रस आदि क्या होता है, ये सभी तरल रूप में हमारे शरीर में क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। जब ये सभी शरीर में हमारे तरल रूप में विद्यमान रहते हैं तो पानी, पानी के साथ मल मूत्र और पसीना उत्सर्जन जो होता है इसका, क्या इसके कार्य में क्या होती है, इम्पोर्टेंस भूमिका निभाती है। क्या करती है, इम्पोर्टेंस। और लसिका और जो ब्लड, क्या ब्लड और लसिका जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स के क्या होते हैं, यानी कि पोषक तत्वों के जो गैसों का क्या होता है, संवहन होता है, उसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो गैसों के संवहन में, तो गैसों के संवहन में किस में, तो आप बताएंगे गैसों के संवहन में न्यूट्रिएंट्स के, किसके, न्यूट्रिएंट्स के। नेक्स्ट जो होता है, जो जठर रस होता है, पित्त रस होता है, आंत रस होता है, आदि क्या होता है, आदि भोजन जो होता है क्या के पाचन में क्या करते हैं, आदि भोजन के पाचन में ये सहायता प्रदान करते हैं। इसमें सहायता प्रदान करते हैं, सभी में जो होता है वाटर वो सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, ये जो कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में किसके, तो शरीर में सभी प्रकार के क्या होते हैं, कोषों का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, संरचनात्मक घटक होता है।
तो ये अब यहाँ पे जो है कोषों में जब संरचनात्मक घटक होता है तो कहीं न कहीं ये क्या होता है, नवीन कोषों के निर्माण में क्या करता है, इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। किसके निर्माण में, नवीन कोषों के निर्माण में कैसी भूमिका निभाता है, तो इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, जो निरुपयोगी पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, उसको शरीर से बाहर निकालना। तो निरुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, पाचन में सहायता करता है और पोषक तत्वों का क्या होता है, पोषक तत्वों के हस्तांतरण में सहायक होता है। तो जो आपके ट्रांसपोरेशन का कार्य होता है, क्या ट्रांसपोरेशन का कार्य होता है, उसमें भी क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। तो वाटर देखिए आपका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब शरीर में जल की कमी का प्रभाव देख लेंगे हम लोग फटाफट से। तो शरीर में जो जल की कमी का प्रभाव होता है, क्या होता है, तो अगर हम देखते हैं हमारे शरीर से निरंतर जो होता है जल का जो है उत्सर्जन किसी ना किसी रूप में होता है, चाहे वो पसीने के रूप में हो, आंसू के रूप में हो, यूरिन के माध्यम से, यानी कि किसी ना किसी रूप में होता रहता है। तो अब क्या होता है, ये जो उत्सर्जन होता है ये सब किसके, फेफड़े आदि के माध्यम से होता है। तो शरीर में पानी की अगर कमी हो रही है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो शरीर में क्या होता है, जो उत्पन्न गंदगी होती है शरीर से बाहर निकलना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। क्या उत्पन्न जो गंदगी होती है वो शरीर से बाहर निकलना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है अगर शरीर में जल की कमी हुई। तो अगर कमी होती है, तो अगर कमी नहीं होती है तो पसीने के माध्यम से क्या होता है, जो शरीर की गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। जो हमारे रोम छिद्रों में गंदगी होती है वो सब क्या होते हैं, पसीने के माध्यम से साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा है, शारीरिक वृद्धि क्या होती है, प्रभावित होता है और इसमें क्या होता है, वजन जो होता है वो कम होता है। तो स्वभाव जो होता है अंशतः क्या, स्वभाव जो होता है अंशतः से कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। शरीर में 5 से 10 लीटर, क्या 5 से 10 लीटर पानी की कमी जो होती है वो किसकी प्रॉब्लम्स होती है, तो पानी की जो कमी होती है वो डिहाइड्रेशन, किसकी, डिहाइड्रेशन या जो निर्जलीकरण होती है इसी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो इसकी गंभीर अवस्था होती है यदि क्या होती है, जल की कमी होती है तो 15 लीटर तक, क्या यहाँ तो 10 लीटर, 5 से 10 लीटर तक निर्जलीकरण की स्थिति, अगर 15 लीटर तक क्या होती है, शरीर में जल की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड्स, उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरिया से यूरिक अम्ल, यूरिया विष टॉक्सिन आदि का क्या होता है, पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता है अगर हमारे शरीर में किसकी कमी होती है, वाटर की होती है, किसकी, वाटर की। इससे शरीर का विकास जो होता है एवं जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं क्या होते हैं, अगर यहाँ पे क्या होती है, हमारे शरीर में जो है वाटर की कमी होती है तो जो उसमें तरलता होती है, तरलता में क्या होती है, कमी हो जाती है। क्या, तरलता में कमी हो जाती है। और जब तरलता में कमी हो जाती है तो जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और जब बाधा उत्पन्न होती है तो शरीर के तापमान में क्या होती है, वृद्धि। और वृद्धि के साथ साथ किडनी जो क्या होती है, हमारी जो वृक्क होती है, किडनी की क्रिया में भी क्या होती है फ्रेंड्स, बाधा उत्पन्न होती है। क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं जो वाटर होता है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम देखते हैं शरीर में जल जो होता है, जल की दैनिक आवश्यकता, तो क्रियाशीलता के आधार पर इसकी दैनिक आवश्यकता को देखेंगे। अगर कठोर शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है और वो क्या होता है, वो खुले आसमान के नीचे वर्क कर रहा है तो उसको जल की आवश्यकता अधिक होगी। क्या, जल की आवश्यकता अधिक होगी। अगर क्या है, वातावरण का तापमान सामान्य है तो वाटर की मात्रा भी सामान्य चाहिए होगी। लेकिन अगर जैसे गर्मी के दिनों में क्या होती है, जल की मात्रा जो होती है अधिक चाहिए होती है और सर्दी के दिनों में जल की मात्रा कितनी चाहिए होती है, कम चाहिए होती है।
और रुग्णता, दस्त, बुखार, वमन आदि में क्या होती है, जल की जो मात्रा होती है वो कैसी चाहिए होती है, वो अधिक चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से क्या होता है, जल का जो है निष्कासन हो रहा है। किसका निष्कासन हो रहा है, जल का निष्कासन हो रहा। भोजन की जो क्या होती है, प्रकृति होती है, क्या प्रकृति होती है, वो मिर्च, मसाले, उसके साथ साथ प्रोटीन, भोज्य पदार्थों से भी कहीं ना कहीं क्या होती है, प्राप्त, इनके लिए भी दैनिक आवश्यकता होती है। धात्री माता को क्या होती है, साधारण स्त्री की अपेक्षा जल जो होता है अधिक चाहिए होता है, क्योंकि उसका कुछ भाग जो होता है वो कहाँ पर चला जा रहा है, तो कुछ भाग जो है मिल्क निर्माण के साथ साथ मिल्क के साथ बेबी के शरीर में चला जा रहा है, तो इसलिए वहां पर भी क्या होती है, वाटर की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। भोजन के अगर प्रति किलो कैलोरी 1 मिलीग्राम क्या होती है, जल पीना चाहिए, तो जितनी कैलोरी लिए हैं उतनी मिलीग्राम आपको जल पीना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेस्ट होता है। अगर आप 2100 कैलोरी है तो 2100 मिलीग्राम आपको वाटर भी पीना चाहिए। शारीरिक श्रम वाला व्यक्ति जो जल को कितना 2100 मिलीलीटर या 2.1 लीटर क्या होता है उसके लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, उसके लिए आवश्यक होता है। सामान्य रूप से अगर प्रौढ़ व्यक्ति की बात करते हैं तो प्रौढ़ व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, एक दिन में जो है 6 से 8 गिलास, कितना, 6 से 8 गिलास पानी को पीना चाहिए। मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कितना, 1100 मिलीग्राम जल जो होता है वो रोज पीना चाहिए। क्या करना चाहिए, 1100 मिलीग्राम वाटर जो होता है फ्रेंड्स वो रोज पीना चाहिए। चलिए सभी लोग का क्लियर हुआ। कितना पीना चाहिए, तो इतना जो है वाटर हर दिन पीना चाहिए। तो हम लोगों ने कितना, जो हमारे 6 क्या थे, जो हमारे 6 पोषक तत्व थे जिसको हम लोगों ने कितने भागों में वर्गीकृत किया था, तो 2, एक हमारा बृहद था और एक हमारा क्या था, लघुमात्रिक था। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्या, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो होगा इसके आगे की क्लास, कल की क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, क्या नया टॉपिक देखेंगे। उसके बाद शुक्रवार से 1 घंटे हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और 1 घंटे हम लोग टेक्सटाइल पढ़ेंगे, क्या 1 घंटे टेक्सटाइल पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्या आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो कल की क्लास में नया टॉपिक रहेगा आप लोग का।